स्टूडेंट, आई डॉक्टर अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू माय एजुकेशनल चैनल। आज मैं गड़बड़ी सर्दी एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो फर्स्ट बताती हूँ क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। गड़बड़ी सर्दी के आयुर्वेदिक संहिताओं में रेफरेंस कहाँ पे है, उसके कारण क्या क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है एवं गड़बड़ी सर्दी की चिकित्सा के बारे में। एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के जो दो मेन टाइप्स है, इमेसिस ग्रेविडेरम एंड हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, इनके डेफिनेशन, कॉजेज, इन्वेस्टिगेशंस, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगी आगे के स्लाइड्स में। फर्स्ट देखते हैं गड़बड़ी सर्दी का आयुर्वेदिक संहिताओं में रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आया है। तो सभी आयुर्वेदिक संहिताओं में गड़बड़ी सर्दी जो है वो व्यक्त गर्भा के लक्षण स्वरूप सर्दी का वर्णन आया है। एंड सद्योगृहीत गर्भा, ये सद्योगृहीत गर्भा के लक्षणों में मुख प्रसेक एवं हृल्लास का वर्णन है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में जब सर्दी के कारणों का वर्णन किया, वहाँ पे आपन्न सत्वा या गड़बड़ी होना भी एक कारण माना है। और जो गड़बड़ी का पांचवा आगंतुक सर्दी बताया है, पांचवा भेद, उसके लक्षण में दौर्जा का भी उल्लेख आया है। टीकाकार डल्हड़ ने गर्भ निमित्त से उत्पन्न सर्दी को दौर्जा माना है। आचार्य वाग्भट ने द्विस्तार्थजा सर्दी का एक कारण दौहिद माना है। और मधुकोश व्याख्याकार ने वर्णन किया है कि गर्भ से उत्पीड़न होने के कारण विकृत वायु ही दौहिदजन्य सर्दी का कारण होता है। एंड भाव मिश्र योग रत्नाकर कार ने आगंतुक सर्दी, इन्होंने भी आगंतुक सर्दी के कारणों में दौहिद का उल्लेख किया है। गर्भित सर्दी के कारण में वात वैगुण्य, दौहिद अवमानना एवं गर्भ निमित्त, ये तीन कारण मान सकते हैं। एंड गड़बड़ी सर्दी का वर्गीकरण, मुख प्रसेक या हृल्लास, दौहिदजन्य सर्दी एवं दोषज सर्दी का से अपने वर्णन किया है। गड़बड़ी सर्दी की चिकित्सा, दौहिदजन्य सर्दी की चिकित्सा में आचार्य वाग्भट ने बताया कि अनुकूल उपचारेण, कि अनुकूल वस्तु देके उसका उपचार करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने बताया कि आकांक्षित वस्तु देके उसका उपचार करना चाहिए। दोषज सर्दी में जो वात आदि दोष है उनका विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें औषधियाँ जो हैं वो भूनिम्ब कल्क तथा शर्करा को समान मात्रा में पान करने का विधान आचार्य हारित ने बताया है। शुंठी तथा बिल्वक्वाथ में यवसत्तु, ये गड़बड़ी सर्दी एवं गड़बड़ी अतिसार दोनों का ही समन करता है, दोनों की चिकित्सा में प्रयोग होता है। धान्य कल्क में तंडुलोदक तथा शर्करा मिला के पान करना है। एंड बिल्व मज्जा तथा लाजाम्बू, ये गड़बड़ी सर्दी की चिकित्सा के लिए वर्णित है। आचार्य काश्यप ने अंतर्वतनी चिकित्सा अध्याय में दोषज सर्दी की चिकित्सा का वर्णन किया है, परंतु उन्होंने जो गर्भजन्य या दौहिदजन्य सर्दी है उसकी चिकित्सा का वर्णन नहीं किया है। तो देखते हैं दोषज सर्दी। तो वातज सर्दी क्या चिकित्सा के लिए मातुलुंग रस, लाजा, कोलमज्जा, रसांजन, अनारदाना को शर्करा मधु मिला के लेह के रूप में लेने का वर्णन है। अम्ल दाड़िम के साथ पकाए हुए लवण रहित मांस रस हृदय पदार्थों के साथ मिलाकर देने के लिए बताया गया है। पित्तज सर्दी चिकित्सा में लाजा पेय, शर्करा तथा मधुयुक्त तथा तंडुलोदक देने का विधान है। तंडुलोदक के लिए शर्करा मधु मिश्रित लाजा चूर्ण तथा चतुर्जातक कल्क से हृदय बना हुआ तथा पुष्पों से सुवासित तंडुलोदक देने का विधान है। एंड जांगल मांस रस तथा शर्करा, ये पथ्य बताया गया है। श्लैष्मिक सर्दी के चिकित्सा के लिए आम्र जामुन पल का शीतल क्वाथ मधु मिला के मुदगयुस दाड़िम सार लवण स्नेह युक्त। सन्निपातिक सर्दी चिकित्सा में संश्लिष्ट चिकित्सा, मतलब जो तीनों दोष उनकी मिलीजुली चिकित्सा का वर्णन आया है। क्रेमिक सर्दी में दोषानुसार चिकित्सा देना चाहिए। पुनर्नवा मूल, देवदारू तथा मधु, इनको मिला के देना है। आचार्य हारित ने बताया हृल्लास के लिए कि भूनिम्ब कल्क में मधु मिला के देना है। नेक्स्ट इसका मॉडर्न पार्ट देखते हैं, वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तो वोमिटिंग क्या होता है, ये एक सिम्टम होता है तो जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, या प्रेगनेंसी के समय जो और भी कोई अगर मेडिकल, सर्जिकल या गायनिकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम डिजीज है उसके कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप भी हो सकता है। फर्स्ट देखते हैं काजेज ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
तो इसमें दो कॉज है, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। रिलेटेड टू प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी की वजह से जो हो रहा है, तो इसमें सिंपल वोमिटिंग है, इसको एमेसिस ग्रेविडेरम या मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, एंड हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। एंड इन लेट प्रेगनेंसी में एक्यूट फल्मिनेटिंग प्रीएक्लेम्सिया भी एक कॉज है। एंड एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी में मतलब जो अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी है, तो इसमें मेडिकल, सर्जिकल या कोई गाइनकोलॉजिकल डिजीज हो सकती है जिसके कॉम्प्लिकेशन स्वरूप ये हो सकता है वोमिटिंग। फर्स्ट देखते हैं वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है वो रिलेटेड टू प्रेग्नेंट स्टेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, सिंपल वोमिटिंग एंड हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम। फर्स्ट देखते हैं सिंपल वोमिटिंग, इसको मॉर्निंग सिकनेस एंड इमेसिस ग्रेविडेरम भी बोलते हैं। तो ये होता है स्लाइट वोमिटिंग इज़ कॉमन इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, जब हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में इसका देख रहे थे साइन सिम्टम्स में, तो उसमें था 50% केसेस में मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वोमिटिंग होती है। इसमें क्या होता है, नोजिया एंड अकेजनल सिकनेस इन द मॉर्निंग। जब पेशेंट मॉर्निंग में बेड से उठता है तो उसको नोजिया या कभी कभी वोमिटिंग और थोड़ा सा वीकनेस ऐसा फील होता है। जो वोमिटिंग के बाद वोमिटिस निकलता है वो स्मॉल, छोटा, थोड़ा अमाउंट में होता है, क्लियर या बाइल स्टैंड होता है। और जो ये सिंपल वोमिटिंग होती है इससे वुमेन के हेल्थ पे कोई इम्पेयरमेंट नहीं होता है, मतलब हेल्थ ठीक रहता है, इससे हेल्थ डेटोरेट नहीं होता है। एंड जो उसकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी उसको में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मतलब वो नॉर्मल अपना करती रहती है। ये जो होता है सिंपल वोमिटिंग 12 से 14 वीक, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्टली होता है वहीं तक, या तो विदाउट ट्रीटमेंट के या कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ कुछ केसेस में अपने आप ये डिसअपियर हो जाता है। ये इसके लिए कॉजेज़ के लिए बताया कि हाई लेवल ऑफ द सीरम HCG, ह्यूमन कुरियानिक गोनेडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन, ये इसके इनिशिएशन के लिए होते हैं, जो कि प्रोबेबली एग्रीवेटेड बाय द न्यूरोजेनिक फैक्टर्स। ट्रीटमेंट होता है मैनेजमेंट के लिए, इसमें एश्योरेंस है, ड्राई टोस्ट और बिस्किट मॉर्निंग में बेड से उठने के बाद पहले बोलते हैं कि आप ड्राई टोस्ट या बिस्किट लो जिससे वोमिटिंग नहीं होती। फैटी एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, प्लेंटी या फ्लूइड एंड फ्रूट जूसेस लेना है, एक दिन में 2.5 लीटर तक जूस या फ्लूइड सब में लिक्विड पूरा मिला के ले सकते हैं। और ऐसे होता है प्रेगनेंसी में अलग अलग प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ स्पेशल फूड होते हैं कि जिससे उनको जिनकी महक से उनको वोमिटिंग एग्रीवेट होता है, जैसे किसी को दाल से होता है, किसी को स्पेशल सब्जी से होता है, इस तरह से। तो जिस चीज़ से जिस फूड के स्मेल से उसको वोमिटिंग हो रही है उसको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि वोमिटिंग हो रही है। अगर सिंपल जो ये मेजर्स हैं इसकी से वोमिटिंग कंट्रोल नहीं होती तो एंटी एमेटिक ड्रग्स का यूज करना चाहिए। मेन इसमें डॉक्सिलेमाइन होता है, विटामिन B6 या फिर विटामिन B6 डॉक्सिलेमाइन सक्सिनेट के साथ मिला के देना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है वोमिटिंग को रोकने के लिए। एंड अदर ड्रग्स भी हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, एंटीमेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। तो नेक्स्ट इसमें नाम से इंडिकेट होता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर मीन्स एक्सेसिव, इमेसिस मीन्स टू वोमिट एंड ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब जो प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है वही है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। तो यही सीवियर वोमिटिंग इन द प्रेगनेंसी, ये है सीवियर फॉर्म, सीवियर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, पर्टिकुलरली अर्ली प्रेगनेंसी जो मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, काजिंग डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ, तो जिसका वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस ये सब होता है, एंड आर इनकैपेसिटेट हर डे टू डे एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम के एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, पता नहीं, ऑब्सक्योर है। कुछ थियरी दिया गया है इसके पीछे, हार्मोनल थियरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG एंड एस्ट्रोजन दोनों ही बढ़े रहते हैं, एक्सेस अमाउंट रहते हैं जो कि वोमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करते हैं, एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्सेस होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, कार्डियक स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, एंड जो गैस्ट्रिक मोटेलिटी होती है, गैस्ट्रिक मोटेलिटी को कम कर देती है, तो जिसकी वजह से जो भी लिक्विड फूड पार्टिकल है वो उसका मूवमेंट थोड़ा कम होता है, तो वोमिट होता है उसमें ज़्यादा। फिर डाइटिक डेफिशिएंसी है, लो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, विटामिन B6 B1 डेफिशिएंसी, जैसे मोस्टली ये देखते हैं कि मॉर्निंग में ही ज़्यादा होता है,
तो इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर साइकोजेनिक या फिर एलर्जिक इम्यूनोलॉजिकल बेसिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में होता है इंक्रीज वॉमिटिंग फ्रीक्वेंसी विद रेचिंग एंड एपिगैस्ट्रिक पेन, फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस मिलता है, ड्राई कोटेड टंग, सनकेन आइज, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन मतलब बीपी तो डाउन होती है, पल्स बढ़ा रहता है, राइज इन टेम्परेचर, एसीटोन स्मेल इन द ब्रेथ। तो इस एसीटोन स्मेल इन ब्रेथ में कैसे आता है ये, क्योंकि जो इनएडिक्वेट फूड इंटेक होता है उसकी वजह से ग्लाइकोजन डिप्लीशन होता है। तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं, जो फैट रिजर्व होता है बॉडी में वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फैट होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से कीटोन बॉडी एक्यूमुलेट होती है, जो कि वो एसीटोन होता है वो किडनी के थ्रू मतलब यूरिन के थ्रू या सांस में ब्रेथ के थ्रू निकलता है, तो इसीलिए एसीटोन स्मेल इन ब्रेथ में आता है। यहाँ वेट लॉस मोर देन 5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन वोमिटर्स की वजह से होता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड लेवल डाउन हो जाता है। इसमें है कि अगर वोमिटिंग एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। एंड जो फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन है, अगर उसको तुरंत कंट्रोल नहीं करते वोमिटिंग को तो डिहाइड्रेशन ये सब क्या होता है, इसकी वजह से विशियस साइकिल वोमिटिंग का अपीयर हो जाता है। जैसे वोमिटिंग हुआ, कार्बोहाइड्रेट डिजर्वेशन स्टार्वेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन से कीटोएसिडोसिस बना, कीटोएसिडोसिस की वजह से फिर से वोमिटिंग होगी, तो ये एक साइकिल के रूप में से चलता रहेगा। इसीलिए जैसे ही वोमिटिंग स्टार्ट हो इमीडिएटली उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाना है, यूरिन एनालिसिस। ये यूरिन एनालिसिस में देखेंगे क्वांटिटी स्मॉल होती है, कलर डार्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई, एसिटोन में भी प्रेजेंट, प्रोटीन ओकेजनल हो सकता है, जो क्लोराइड है वो डिक्रीज या इवन एब्सेंट हो सकता है, एंड CBC LFT RFT कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ECG अगर एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल है तो ECG करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखेंगे बच्चे की कंडीशन और बाकी कंडीशन क्या है, एंड ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। इसमें वॉश कंडीशन में रेटिनल हेमरेज या डिटैचमेंट ऑफ रेटिना मिल सकता है सीवियर कंडीशन में। कॉम्प्लिकेशंस तो नाउ डेज कॉम्प्लिकेशंस रेयर मिलते हैं, क्योंकि इतना अवेयरनेस है और ट्रीटमेंट इतने अच्छे ड्रग्स सब कुछ आ गए हैं, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस तो रेयर मिलते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं, वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी, पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड कोरास्कॉप्स साइकोसिस या कन्वर्जन एंड कोमा मिल सकते हैं, स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, इसोफेजियल रप्चर, जॉन्डिस ड्यू टू द लीवर डैमेज, रीनल फेल्योर एंड विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि जो वोमिटिंग हो रही है फर्स्ट टू कंट्रोल द वोमिटिंग, और जो भी वोमिटिंग से इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड का डिसबैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करना है, एंड टू प्रिवेंट द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो इसमें क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन, फ्लूइड, ड्रग्स, नर्सिंग केयर एंड डाइट, ये 5 है, इसी करना है। तो हॉस्पिटलाइजेशन, सब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना है। फ्लूइड्स तो जो भी है कि ओरल फीडिंग विद हेल्ड एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर सीजेशन ऑफ वोमिटिंग, तो इस समय पे क्या करना है, IV फ्लूइड्स देना है। तो IV ड्रिप्स अबाउट 3 लीटर पर डे देना है। तो जो 3 लीटर पर डे देंगे उसमें आधा तो आपका डेक्सट्रोज 5% एंड रिंगर सोल्यूशन आधा देना, मतलब 1.5 लीटर तो D5%, 1.5 लीटर रिंगस सोल्यूशन, और जितना भी 24 आवर में वॉमिटिंग और यूरिन हुआ उसके अमाउंट के बराबर एक्स्ट्रा D5% ऐड करना है। ये आपको 24 आवर में इतना फ्लूइड देना है। ड्रग्स हैं, एंटी एमेटिक ड्रग्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन या न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स, ये सब देना है। नर्सिंग केयर, तो जो भी नर्सिंग केयर है वो आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए। उसको जैसे होता है ना सिंपैथेटिक हैंडलिंग करते हैं, पूरा डफॉर्म हैंडलिंग होना चाहिए, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स ये सब देना चाहिए। एंड इसमें ये है कि आपका जो भी उसका प्रोग्रेस चार्ट होता है, डेली की पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सब इसको देखेंगे, प्रोग्रेस चार्ट को रेगुलर मेंटेन करना है।
इनटेक आउटपुट, यूरिन, एसीटोन, प्रोटीन, बाइल, ब्लड, ये सब अच्छे से पूरा चेक करना है। एंड डाइट, फर्स्ट में क्या करना है, ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, ये सब देना है। स्मॉल ब्लड फ्रीक्वेंट, थोड़ा थोड़ा बार बार देते रहना, मतलब एक साथ ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा देना बार बार। फिर उसके बाद धीरे धीरे फुल डाइट, जो उसका नॉर्मल फुल डाइट है उसकी तरफ ले आना है। और कभी रेयर कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, मतलब अबॉर्ट भी करना पड़ जाता है। अगर ये किसी भी तरह से ड्रग्स दिया, सब कुछ करके अगर ये नहीं कंट्रोल हो रहा और इसके सीरियस कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस कंडीशन में इसको अबॉर्ट करना पड़ जाता है। तो ये आपका यहाँ पे गर्भवती छर्दी एंड डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है। प्लीज़ स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।